ये वो मुल्क है जहाँ बिस्मिल्लाह खान की शहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। बिल्कुल। ये वो मुल्क है जहाँ मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी। ये वो मुल्क है जहाँ रसखान को पढ़ के हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ मोहम्मद रफ़ी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न कोई। ये वो मुल्क है और भारतीय जनता पार्टी आपकी उस पहचान को ख़त्म करना चाहती है। मैं समझता हूँ कि जब आप राजनीति में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, तो जेल और मुकदमा सरकार का ये दो ऐसा हथियार है जिसको बर्दाश्त करने के लिए, जिसका सामना करने के लिए हम लोगों को अंदर से तैयार रहना चाहिए। नफ़रत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बन सकता। हमारी खूबसूरती क्या है? विविधता में एकता भारत की विशेषता, हम ये कहते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं और मिलकर एक साथ रहते हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बिल्कुल। बाहर जाइए तो आपकी पहचान यही है। लोग मतलब जिसको कहते हैं हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रहते हैं कि कैसे इतने सारे लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं। अब एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो आपकी इसी खूबसूरती को मिटाने पे लगी हुई है दिन रात। तो कहीं ना कहीं वो भारत की पहचान को ख़त्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ तो सबको मिलजुल के लड़ना पड़ेगा। आप बहुत ही अच्छे गायक भी हैं, कम से कम जोश भर देते हैं युवाओं में। कुछ चंद लाइनें जो आपको आज मन में हो। बहुत शुक्रिया संजय भैया। नमस्कार। आपने चुनावी दौड़ भाग के बीच में जब चारों तरफ प्रचार का माहौल है, आपने हमें टाइम दिया सर्दी की एक सुबह में। आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं कई दिनों से आपके कार्यक्रम देख रहा था, पार्टी के अलग अलग साथियों के साथ, आंदोलन के अलग अलग साथियों के साथ, तो मुझे भी लगा कि समय निकाल के आपसे बातचीत करनी चाहिए। और बड़े अच्छे तरीके से आपने पुरानी तमाम उन यादों को ताज़ा किया जो सबके लिए जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। इसका हमारी कोशिश यही है कि कार्यकर्ताओं तक, पार्टी के कैडर तक, और जो नौजवान अब आम आदमी पार्टी को देश के भविष्य की एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं, उन तक आप सबका संघर्ष, आप सबका जीवन और आप सबकी सहजता, जिस तरीके से आप अपना जीवन जीते हैं, हम लोगों ने करीब से देखा, लेकिन सबको ये मौका नहीं मिलता। उन सब तक ये मैसेज पहुँचे कि कैसे आम आदमी पार्टी का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता अपने आप में एक मिसाल है। निश्चित रूप से एक बहुत ज़मीनी आंदोलन से शुरुआत हुई और यहाँ तक का सफ़र हम लोगों ने तय किया है और इसमें बहुत बड़ा योगदान लोगों का रहा है। तो कैसे ये पूरा सफ़र तय हुआ, ये जानना एक अच्छा और सुखद अनुभव सबके लिए होगा। आपकी समाज सेवा की यात्रा कहाँ से शुरू हुई भैया? मैं तो अगर आप बात करें तो पढ़ाई के बाद 94 से मैंने अपने शहर सुल्तानपुर में एक आज़ाद समाज सेवा समिति के नाम से हम लोगों ने संस्था बनाई और उसके ज़रिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, गर्मियों में निःशुल्क प्याऊ चलाना, ठंडियों में रजाई का वितरण, कंबल का वितरण करना, अलाव जलाना, अस्पताल में जो मरीज आते थे उनकी सेवा करना। तो 94 से उस संस्था के माध्यम से मैंने अपना काम शुरू किया, अपने सामाजिक जीवन की यात्रा शुरू की और उसमें फिर जो भारत के शहीद हैं, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद खुदीराम बोस, इनकी याद में अलग अलग तरीके के आयोजन करते थे हम लोग, गोष्ठियाँ करते थे या कुछ जनहित का कार्य इनकी याद में करते थे। तो यात्रा शुरू हुई वहाँ से। उसके पहले पढ़ाई लिखाई के दौरान ज़रूर थोड़ा बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन सही से अगर आप पूछेंगे तो 94 से जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई और उसके बाद फिर सामाजिक जीवन शुरू हुआ। बहुत कम लोगों को पता है कि आप पेशे से इंजीनियर हैं। हाँ, लेकिन उसका तो कोई काम किया नहीं, नौकरी की नहीं, तो इसलिए वो ज़्यादा पता नहीं किसी को।
और उड़ीसा में मैंने पढ़ाई की, माइनिंग इंजीनियरिंग में, वहाँ से डिप्लोमा किया। बहुत सारे साथी वहाँ के भी आज भी कनेक्ट हैं हमसे। और उसमें ये था कि बाहर से जाके, यूपी से जाके उड़ीसा में रहना, पढ़ना और उसके बाद फिर नौकरी में जाना, तो ये एक अलग तरह की ज़िंदगी थी जिसमें मुझे लगा कि शायद अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, अंदर से वो संतुष्टि नहीं मिल रही है जो मैं करना चाह रहा था। तो इसलिए फिर इस रास्ते पे आ गया। तो 1994 से ये आपने यात्रा शुरू की, करीब 25 साल तो पूरे हो चुके हैं इसको। हाँ, 25 साल हो चुके हैं। कैसा रहा सफ़र? खट्टा मीठा अनुभव रहा जीवन का, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि अपनी ज़िंदगी का समय मैंने बर्बाद किया या इसकी कोई सार्थकता नहीं रही, जीवन ऐसे ही चला गया, ये महसूस नहीं होता। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अलग अलग आंदोलनों से जुड़ के, सामाजिक कार्यों से जुड़ के इतना सारा काम करने का मौका मिला, इतना सारा लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला, वो एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा जीवन का। और वो एक संतुष्टि अंदर से रहती है कि शायद एक भी दिन ज़िंदगी का ऐसा नहीं जाता जिसमें हम लोग सार्वजनिक कामों में हिस्सा ना लें या लोगों के साथ उठना बैठना जुड़ना ना हो। मतलब अगर कभी हफ्ते भर किसी बीमारी की वजह से भी ऐसा निकल जाता है कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात ना हो, लोगों से मुलाकात ना हो, तो जैसा लगता है कि नीरसता आ गई है जीवन में। तो ये अच्छा रहा, कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि यहाँ तक के अपने सफ़र से संतुष्ट हूँ। परिवार में कौन कौन है आपके? माताजी हैं, पिताजी हैं, 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, पत्नी, 2 बच्चे, ये पूरा परिवार है। आपके भाई, मैंने सुना है वो कैलिफोर्निया में है इस समय। हाँ, भाई हमारे कैलिफोर्निया में है, यूएस में। वो एक कंपनी में है, माइक्रोसॉफ्ट में है वो। और हम उनकी वाइफ जो है वो वहाँ साइंटिस्ट हैं, तो दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं उधर। बहुत बढ़िया। उनके भी 2 बच्चे हैं। आपके दोनों पेरेंट्स टीचर रहे हैं सरकारी स्कूल में? जी, पिताजी हमारे इंटर कॉलेज में रहे हैं और मदर हमारी जूनियर हाई स्कूल में रही। दोनों रिटायर हो चुके हैं और उनका आशीर्वाद अभी भी मेरे ऊपर है। तो सुल्तानपुर आपका कितने समय में चक्कर लगता है? सुल्तानपुर जाना होता रहता है। अब तो खैर जब से अरविंद जी ने यूपी की जिम्मेदारी दी है तब से लगातार जाना होता है। लेकिन लखनऊ आसपास कहीं भी गया तो कोशिश करता हूँ कि घर चला जाऊँ, तो जाना होता रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आंदोलन के दौरान और जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, उसके बाद जब पार्टी बनी, तो एक समय ऐसा आया कि 9-10 महीने तक मैं घर नहीं जा पाया था। अच्छा। तो लगातार ये दौर था वो जब पार्टी उस वक्त बन रही थी 12 से 13 के दौरान। तो उस समय 9-10 महीने तक घर नहीं जा पाया था, लगातार यहाँ पार्टी के काम में लगा हुआ था। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे मौका लगता रहता है तो घर जाने का मौका लगता है। उस दरमियान आपकी फैमिली एज एन भाभी कहाँ थी, दोनों बच्चे कहाँ थे? भाभी बच्चे घर पे ही थे, गांव में, सुल्तानपुर में। हाँ। अच्छा, आप अकेले यहाँ रहते थे? जी, मैं यहाँ अकेले ही रहता था। मनीष जी का एक घर था और कुमार भाई का घर था, अरविंद जी का घर था, तो मिला के रहता था, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ। फिर राधे श्याम जी हमारे एक साथी थे कार्यकर्ता विकासपुरी में, तो उनके घर लंबे समय तक रहा। और वहाँ पे फिर वहाँ काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ भी आ जाते थे, जुटते थे, तो उनके यहाँ रह के पार्टी का काम किया। फिर वहाँ से जब हनुमान मंदिर वाला दफ्तर बना कनॉट प्लेस में, तो चूँकि बहुत ज़्यादा काम था उस वक्त, वर्कलोड ज़्यादा था, तो उसी में एक कमरा था ऑफिस में ही ऊपर, उसी कमरे में मैं रहता था, देखा मैंने। नीचे दिनेश बाघेला जी रहते थे, तो दोनों लोग उसी ऑफिस में ही रहते थे। और कई बार ऐसा होता था कि उस टाइम में विकास योगी भी साथ में रहता थे, जो अभी मीडिया का काम देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता था कि रात में 2 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं, फिर सुबह 5-6 बजे ही लोग आ जाते थे, 7 बजे, तो फिर ठीक से
मतलब रेस्ट भी नहीं मिल पाता था। और जब 13 का चुनाव हम लोग जीते तो मुझे याद है कि उस वक्त तो हालत ये थी कि एक छोटा सा कमरा था नीचे, और फिर वहाँ मैं शिफ्ट हुआ। उसमें दिन भर, मतलब सुबह से शाम हो जाती थी, 20-20 लोग, 25-25 लोग मिलने आ रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। उसके बाद अरविंद जी के इस्तीफे के बाद तय हुआ कि भाई 14 का इलेक्शन लड़ना है। तो उसमें सारे लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ उस समय होती थी ऑफिस में, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता था। मुझे याद है आपका जहाँ कमरा भी था ऊपर, उसके बाहर किचन थी, क्योंकि तो वहाँ खाना वाना खाने के लिए, हाँ, खाना वाना खाने के लिए लोग जमा होते रहते थे। हाँ, होते रहते थे कार्यकर्ता लोग। तो कई बार, एक बार तो ये जगदीप जो हमारे विधायक थे और चीफ विप थे, तो वो रात में मुझसे करीब 1 बजे के आसपास मिलने आए। तो उस वक्त तक मैं कहीं बाहर निकला हुआ था कुछ काम से, फिर लौट के आया तो ठंड का महीना था, रोटियां वोटियां सूख गई थी बिल्कुल। तो खाना, क्योंकि इंतज़ार करके वो लोग चले जाते थे, बंसल जी वगैरह। तो मैंने कहा भाई भूख लगी, मैं खाना खा लूँ। तो उसने देखा तो बड़ा भावुक हो गया, कहने लगा कि भाई इस परिस्थिति में आप रह रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, आपको तो खाना ठीक से टाइम से खाना चाहिए। लेकिन जब आपके पास धुन होती है, एक उद्देश्य होता है, तो फिर ये सारी चीज़ें भूल जाता है आदमी, फिर उसी में जुटा रहता है। कितना संघर्षमय। सुल्तानपुर की ज़िंदगी को जिक्र करेंगे, क्योंकि एक लंबा समय आपने वहाँ गुजारा है, और वो सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन ने आपको आज के संजय सिंह, जिनको हम राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता की तरह जानते हैं, उसी ने वो कायाकल्प किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि आदमी तब देखता है जब अब राज्यसभा के सांसद हो गए या अन्ना जी के आंदोलन में जब जुड़े, उसके बाद बहुत सारे लोग जान पाए। लेकिन उसके पहले की यात्रा काफ़ी लंबी यात्रा है। अगर आप देखेंगे तो मैंने 16 साल तक रेहड़ी पटरी के लोगों के लिए काम किया जी। उसके साथ साथ जैसे सामाजिक संस्था की बात मैंने की, आज़ाद समाज सेवा समिति बना के जी। लोगों की सेवा का काम। तो ये भी एक लंबी यात्रा रही। आज भी वो संस्था है, और उस संस्था के माध्यम से वो सारे कार्य जो मैं करता रहा पहले से, हमारे बाकी साथी उसको अच्छे ढंग से संचालित कर रहे हैं, तो वो भी चल रहा है। और ये ज़रूर है कि उस यात्रा के दौरान बहुत ज़मीनी संघर्ष करना पड़ता था, यानी कि रोज़ लड़ना पड़ता था प्रशासन के साथ, क्योंकि जिस वर्ग के लिए मैं काम कर रहा था, रेहड़ी पटरी के लोगों के लिए, उनकी दुकानें रोज़ उजाड़ी जाती थीं, उनसे रोक पैसे की पुलिस वाले मांग करते थे, उनके घर में लोग बीमार होते थे तो उनके पास इलाज के पैसे नहीं होते थे। तो उनका जो 24 घंटे का उनका जीवन बहुत संघर्ष का था। तो इसलिए उनके साथ जुड़ के जब काम किया तो एकदम ज़मीनी काम करने का मौका उन लोगों के साथ लगा, और वो एक अनुभव है जो आज तक काम आता है। और कभी भी अंदर से कोई इरिटेशन नहीं होता, कितने भी साथी आ जाएं, कितने भी लोग आ जाएं। ये अनुभव उस वक्त का है जो कार्यकर्ताओं से मिलना हो, लोगों से मिलना हो, उनकी समस्याओं को डील करना हो या संघर्ष करना हो, तो वो प्रेरणा कहीं ना कहीं उस यात्रा से मिली। उस दौरान जिस तरह से रोज़ लड़ना पड़ता था प्रशासन से, संघर्ष करना पड़ता था। अब 1 महीना जेल में भी रहे ना उस समय? कई बार जेल की यात्रा हुई। एक बार मेधा जी का भी एक संगठन था, NAPM, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, तो मेधा पाटकर जी के साथ संदीप पांडे जी काम करते थे। संदीप पांडे जी और वो लोग साथ में काम करते थे, जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और उस NAPM में मैं भी काम करता था उनके साथ। तो एक कोका कोला का आंदोलन हुआ, उसमें लाठियाँ चली थी, जेल गया। रेहड़ी पटरी वालों के आंदोलन में कई बार जेल गया। तो जेल की यात्राएं हुई। और मैं समझता हूँ कि जब आप राजनीति में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, तो जेल और मुकदमा सरकार का ये 2 ऐसा हथियार है जिसको बर्दाश्त करने के लिए, जिसका सामना करने के लिए हम लोगों को अंदर से तैयार रहना चाहिए। अभी जैसे पिछले 1-1.5 साल में यूपी के अंदर काम किया, 21 मुकदमे बाबा जी ने कर दिए मेरे ऊपर। 1.5 साल में 21 मुकदमे? 21 मुकदमे, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया और तमाम धाराओं में मुकदमे लगाए।
तो सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं, जब सत्ता के अंदर अहंकार आता है तो वो इसी तरह के काम करते हैं, आपकी लड़ाई को कुचलने का, आपके संघर्ष को कुचलने का, लोगों के अधिकारों को मारने का। तो अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं और जनता के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इन दो चीज़ों के लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से। जेल और मुकदमे, ये मैंने भी खूब देखा। तमाम लोगों ने डिफेमेशन के केस किए, इनके मंत्री ने डिफेमेशन का केस किया, इनके अधिकारियों ने डिफेमेशन का केस किया उत्तर प्रदेश में। अंबानी ने 5,000 करोड़ का, अनिल अंबानी ने केस किया था डिफेमेशन का, फिर पता नहीं क्या हुआ उसका, मुझे नहीं मालूम। विक्रम मजीठिया ने डिफेमेशन का केस पंजाब में किया, दो जगहों पे। तो ठीक है, मतलब जितना आप पे मुकदमा हो, कार्रवाई हो, उतनी और अंदर से ताकत आती है। बहुत मुश्किल सफ़र है। लेकिन जब आप अस्पतालों में सेवा कर रहे होते थे जो लोगों की, बहुत सारे ऐसे किस्से वाक़या मैंने सुने हैं आपके साथ रहने वाले साथियों के मुंह से। एक वाक़या मुझे, जस्सू भाई करके कोई एक बीमार पेशेंट थे जिनके आप केयर टेकर रहे हैं बहुत लंबे समय तक। वो जैसे अस्पताल में तो हम लोग काम करते ही थे, लेकिन कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं हैं जिसको आप कभी मरते दम तक नहीं भूल सकते जी। तो वैसे ही एक लड़का था जस्सू, और हम लोग ख़ास तौर से उन मरीजों की सेवा में लगते थे जो लावारिस के रूप में आते थे अस्पताल में, और उनकी कोई केयर करने वाला नहीं होता था या उनके घर के लोग नहीं होते थे। तो ऐसे ही एक एक्सीडेंट का केस आया जस्सू नाम के लड़के का, और हॉस्पिटल वालों को भी पता था। डॉक्टर AP मिश्रा साहब थे उस वक्त इमरजेंसी के इंचार्ज थे, या दूसरे जो डॉक्टर्स होते थे उनको पता होता था कि भाई लावारिस मरीजों की सेवा ये लोग करते हैं जी। तो वो इन्फॉर्म भी कर देते थे। तो हम लोगों को जानकारी मिली कि ऐसा एक एक्सीडेंट का केस आया है। तो जब वहाँ पर हम लोग गए, और हमारे एक और वहाँ बहुत बड़े समाज सेवी हैं करतार केशव यादव जी, हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वो लड़का बहुत बुरी तरीके से, उसका पैर जो है वो जख्मी था। अच्छा। और इतना ज़्यादा जख्मी था, हाथ टूट गया था, फ्रैक्चर था कई जगह से, सर में चोट थी, और पैर जो है वो काटने की स्थिति थी। अच्छा। कि उसके पैर को काटा जाएगा। अच्छा। ऐसी हालत में था, और हम लोग ये चाहते थे कि इससे इसके घर का पता पूछ लिया जाए और इसके माँ बाप को सूचना दे दी जाए। तो अजीब बात ये हुई कि जब उसकी कंडीशन थोड़ा स्टेबल हुआ, और जब हम लोगों ने पूछा उससे कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, तो फिर वो कुछ बता पाने में असमर्थ था, बिल्कुल वो कुछ बता ही नहीं पा रहा था। तो फिर डॉक्टरों ने चेक किया और फिर ये कहा कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, यानी कि उसको कुछ क्या बोलता था, क्या कहता था, वो कुछ याद नहीं रहता था। वो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़का था। और अब उसकी मतलब बोली इतनी मीठी थी, इतने प्यार से बोलता था, हमारे अवधी के भाषा में भैया भैया कह के, कि वो बड़ा मतलब जैसे उससे अपने बच्चे की तरह लगाव हो गया। और हम लोगों ने फिर ये ठान लिया कि यार इसका पैर नहीं कटने देना है। अच्छा। किसी भी तरीके से। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये तो किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकता है जी। और वैसे भी ये लावारिस की श्रेणी में अस्पताल में एडमिट है, तो इसकी उतनी सेवा भी कोई नहीं कर पाएगा। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम लोग करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन इसका पैर नहीं कटना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर डॉक्टरों ने कोशिश की, पहले तो उसका काफ़ी दिनों तक हम लोग ड्रेसिंग करते रहे, कीड़े पड़ जाते थे, बुरी तरीके से उसका पैर जख्मी था। तो करते रहे लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ, और इन्फेक्शन जब बढ़ने लगा तो डॉक्टरों ने कहा कि नहीं अब इसका पैर काटना ही पड़ेगा। और मुझे याद है आज भी वो दिन, ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके हम लोग गए। हम थे, करतार केशव यादव जी थे, और वहाँ पे एक गुप्ता जी थे डॉक्टर, जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, एक सर्जन थे। तो वो लोग थे और एकदम वो बेड पे लेटा दिया गया, और उसका ये पैर कटने वाला था। तो
मैंने एक बार फिर पूछा, मैंने कहा कि कोई चांस है सर इसके पैर को बचने का? तो बोले भाई अगर आप लोग रिस्क ले सकते हो तो ले लो, इसकी ड्रेसिंग वगैरह बहुत कंटिन्यू अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी, ये दवाएं लगेंगी, ये महंगी दवाएं हैं, ऐसे है वैसे है, ये एंटीबायोटिक है, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब चीज़ें उन लोगों ने कही। तब 1% चांस है, वरना तो ये बचे, मतलब इसका पैर तो काटना पड़ेगा, आज करा लो ऑपरेशन, चाहे 10 दिन बाद करा लेना। तो वहाँ ऑपरेशन के टेबल पे हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक बार और चांस लेते हैं इसको लेकर। और ईश्वर की कृपा से फिर वो 1.5-2 महीने कंटिन्यू ट्रीटमेंट के बाद वो बच्चा ठीक हो गया। क्या उम्र थी मतलब बच्चे ठीक की? ये हुआ कि उसका पैर बच गया। अब पैर नहीं कटा, लेकिन फिर भी अब वो घर तो जा नहीं सकता था। तो हॉस्पिटल में बड़ा रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने कहा, फिर वो डॉक्टर कहने लगे कि भाई अब इसको, ये तो ठीक हो गया, अब इसको यहाँ से लेके जाइए। तो अब उसको कहाँ लेके जाएं, ये एक समस्या थी। तो अब उस समय की घटना भी मुझे याद है कि उसके इलाज में जब पैसे की कमी हो रही थी तो मेरे पास पैसे थे नहीं। तो एक दिन रात में मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तो पत्नी ने मेरी कहा कि क्या बात है, क्या तकलीफ़ है? तो मैंने बताया कि ऐसे ही करीब 4-5 हज़ार रुपए की दवाएं लेनी है, जो कि है नहीं अपने पास। और आज मैं अगर उसको याद करता हूँ तो फिर उस समय वाइफ ने कहा कि हमारे पास एक कड़ा है सोने का, शादी में जो मिला था, तो उसको बेचने के लिए भी हम लोग तैयार हो गए थे। लेकिन फिर साथियों ने चंदा वंदा किया, ठीक हो गया वो। और ऐसे ऐसे करके वो करीब 1.5 साल उसकी सेवा हम लोग करते रहे। उसको जब भी लैट्रीन बाथरूम जाना होता था, वो नहलाना धुलाना और एक बच्चे की तरीके से उसको पाला। और उसके बाद फिर 1.5-2 साल के बाद, और उसके काम मतलब फिर वो एक फेमस बच्चा हो गया था, एक जस्सू की, भाई उसके लिए सारी ये लोग जो है। कितनी उम्र थी बच्चे की? मेरे ख्याल से रहा होगा 14-15 साल का। छोटा था। तो उसके बाद फिर 1.5-2 साल के बाद एक दिन अचानक मैंने कहा कि चलो, वो एक नाम लेता था, बदलापुर बदलापुर ऐसे करता रहता था, और कुछ अपने पिता का भी नाम टूटा फूटा लेता था। तो बदलापुर हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तो उसको हम लोगों ने अपने मोटरसाइकिल पे बिठाला, हम और हमारे दोस्त थे अशोक सिंह जी, और उसको लेके गए। और जाने के बाद वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे खड़े होके हम लोग मोटरसाइकिल में तेल भरवाने लगे। उसी समय में जो तेल भरने वाला था उसने पहचान लिया, बोला अरे ये तो उनका लड़का है, दीनानाथ या ऐसी कुछ नाम था उनके पिता का। तो हम लोगों को तो ऐसा लगा कि स्वर्ग में आ गए, मतलब इतनी खुशी हुई। तो हमने कहा भाई आप इनको पहचान रहे? बोला हाँ, ये तो 2 साल पहले गायब हो गया था। तो मैंने कहा ये गायब होके सुल्तानपुर के अस्पताल में था, इसका इलाज वगैरह हो गया है। तो उसने कहा कि नहीं, यहीं पास में गांव है। तो हमने कहा भाई इतने कृपा करो कि अपनी साइकिल ले लो और वहाँ तक पहुँचा दो। तो वो साइकिल से आगे आगे गया जो पेट्रोल भरने वाला था, और हम लोग मोटरसाइकिल से उसके पीछे पीछे पहुँचे। जब गांव में पहुँचे तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और खुशी की लहर पूरे गांव में कि अरे बाप रे बाप, ये तो आ गया। और माँ बाप भी सोच चुके थे कि बच्चा तो हमारा मर गया, दुनिया छोड़ के चला गया। ऐसे उनके यहाँ ऐसे ही माहौल था, क्योंकि 2 साल तक कोई किसी का बच्चा गायब रहे तो वो क्या और उम्मीद करेगा। तो वो लोग खैर बड़ा धन्यवाद दिए। और बड़ी छोटी सी एक बस्ती थी, अनुसूचित जाति के लोग उधर रहते थे। वो उस बस्ती में वो रहने वाला बच्चा था और वहीं का बच्चा था। तो उन लोगों ने बड़े आराम से हम लोगों को खाट वाट दी, पानी वानी पिलाया, धन्यवाद दिया। फिर मैंने उनको कहा कि भाई ये डॉक्टर हैं SM वर्मा जी, अब उनका ट्रीटमेंट चलेगा और आप इनको सुल्तानपुर लेके आते रहना बराबर। हम इसका जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू रखेंगे, हम चाहते हैं कि ये और बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए। और उस दिन जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि जब आप किसी के भी साथ, भले ही उसके सोचने समझने की शक्ति भी ना हो, अगर आप प्यार से जुड़ के सेवा करते हैं, काम करते हैं, तो वो आपसे एक अलग तरह का लगाव लगता है।
उसके माँ बाप उसको मिल गए, उसका गांव उसको मिल गया, उसका परिवार उसको मिल गया। लेकिन जब मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके आगे चलने लगा तो पीछे से मेरी मोटरसाइकिल पकड़ के और बुरी तरीके से रोया, और मैं भी रोया उसके साथ। और मतलब आज भी मैं वो दृश्य भूल नहीं पाता। कितने वर्षों पुरानी बात होगी ये? जरूर हो गया करीब 20 साल तो जरूर हो गया। कितना लंबा सफ़र है? हाँ, 20 साल जरूर हो गया। और फिर वो वहाँ से बड़े भारी मन से उसको छोड़ के आए, तो ऐसे ही रहा। आइए बैठिए। क्योंकि आप यूपी में, उत्तर प्रदेश भर में पहुंच रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के साथ संवाद करने के लिए, तो आज हमने ये लोकेशन उत्तर प्रदेश में ही चुनी। और क्योंकि आपके व्यक्तित्व के साथ गांव देहात जाता है। हाँ, नहीं, अच्छा है, बढ़िया जगह है, अच्छी जगह चुनी है आपने। जब आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया करते थे भैया, उस समय कभी मन में था राजनीति में जाना या राजनीतिक लोगों को फॉलो किया करते थे उस समय? कभी नहीं, बल्कि आपसे सही बताऊं तो मन में ये था कि राजनीति सबसे ख़राब चीज़ है। और इसीलिए आज जब लोग राजनीति को गालियां देते हैं तो मुझे वो दिन याद आता है कि भाई राजनीति जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसी मेरी भी सोच थी, ऐसी मेरी भी धारणा थी कि भाई सब कुछ जो है वो समाज सेवा के ज़रिए और इस तरह से हम लोग उसको ठीक करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, झाड़ू भी लगाते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन जो वहाँ की व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो वहाँ के डॉक्टर हैं या जो वहाँ के स्टाफ हैं या जो जितना फ़ंड वहाँ पे आता है। एक बार का किस्सा मैं बताऊं कि पहली शुरुआत यहाँ से हुई आंदोलन में जाने की, कि लावारिस लोगों को वीआईपी पेशेंट के तौर पे सरकारी नियमों के हिसाब से ट्रीट किया जाता है और उसमें उनके लिए अतिरिक्त फंड होता है, पैसा होता है, खाने का, दूध का मरीजों के लिए होता है। अब वो पैसे में भी हेराफेरी हो रही थी। तो जो पहला आंदोलन मैंने अपने लाइफ का शुरू किया संस्था बना के, वो एक छोटी सी यही बात थी कि भाई आप अगर वो पैसा लावारिस मरीजों के दूध और खाने के लिए आ रहा है तो उसका सही इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे स्टाफ हमारे ज़िले के अस्पताल के बहुत अच्छे थे। वो मतलब अपने ड्यूटी आवर से भी ज़्यादा काम करते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो उस सिस्टम को ख़राब कर रहे थे। और फिर ये धीरे धीरे करके ऐसा हुआ, जो सबसे बड़ी घटना हुई वो एक, हमने शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पे गोष्ठी का कार्यक्रम रखा। तो उसमें मुझे हमारे एक दोस्त हैं अनूप संडा जी, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप रघु ठाकुर जी को बुलाइए, क्योंकि आपकी धारणा राजनीति के बारे में बहुत ख़राब है और उनसे आप मिलेंगे तो थोड़ा उससे आपकी धारणा बदलेगी। तो हमने उन लोगों के माध्यम से संपर्क किया रघु ठाकुर जी से। रघु ठाकुर जी जनता पार्टी में कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ महासचिव रहे मध्य प्रदेश के। इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे 2 साल। उसके पहले वो जॉर्ज साहब के रेल आंदोलन में जेल में रहे और समाजवादी पार्टी में वो राष्ट्रीय महासचिव रहे। चंद्रशेखर जी के साथ राष्ट्रीय महासचिव। बीपी सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उसमें जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे। तो बड़े बड़े पदों पे थे। उसके बाद उन्होंने कहा तो मैंने संपर्क किया और कार्यक्रम तय हो गया। तो कार्यक्रम जब तय हो गया तो सुबह सुबह मैं उनको ट्रेन पे लेने के लिए पहुंचा। तो आमतौर पे जो नेताओं के बारे में धारणा रहती है, मैं एसी डिब्बे के सामने खड़ा होकर अपने साथियों के साथ इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन आई, ट्रेन रुकी, ट्रेन चली गई और रघु जी नहीं आए। तो मैंने अपने साथियों से कहा, मैंने कहा भाई देखो, नेताओं के बारे में यही जो मैं सोचता हूँ वही सही साबित हुआ। देखो आए नहीं वो कार्यक्रम में समय देके। तो फिर किसी ने कहा कि नहीं देखो वो कोई एक व्यक्ति आ तो रहे, लग रहा है उन्हीं की तरीके से। तो मैंने देखा कि भाई एक सामान्य सी चप्पल पहने हुए, कुर्ता बिल्कुल सिकुड़ा सा और गांधी वाला झोला लिए हुए एक व्यक्ति आ रहा है। तो मैं पहुंचा, मैंने उनका पैर वैर छुआ और फिर वो आए और उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के बारे में बहुत अच्छा बोला उस कार्यक्रम में। और फिर शाम को हमारी उनकी करीब 3 घंटे तक बहस हुई, लंबी बहस हुई। मैं राजनीति कैसे बुरी है ये बताने की कोशिश कर रहा था और वो
राजनीति ही आपकी ज़िंदगी की सारी व्यवस्था को तय करती है, ये समझाने की कोशिश वो कर रहे थे। और उन्होंने समझाया कि भाई आपकी रोटी का दाम राजनीति तय करती है, महंगाई कैसी होगी, महंगाई होगी या नहीं होगी ये राजनीति तय करती है, शिक्षा अच्छी होगी नहीं होगी राजनीति तय करती है, स्वास्थ्य अच्छा होगा नहीं होगा राजनीति, या तो फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम इस देश के अंदर ख़त्म हो जाए, लोकतंत्र ना रहे, चुनाव ना रहे, पॉलिटिकल पार्टीज ना रहे, राजशाही रहे। और अगर लोकशाही है और चुनाव की प्रक्रिया से कोई सरकार चुनी जानी है, तो जब तक वो सरकार अच्छी नहीं होगी तब तक आप जनता के लिए अच्छे काम नहीं कर सकते हैं। एक सड़ी गली व्यवस्था में आपको जीने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा। और जैसी आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं इसको करते रहिए, ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये लंबे समय तक ये चीज़ें नहीं चलती। और मुझे याद है डॉक्टर लोहिया को उन्होंने कोट किया था कि धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है। तो इस तरह से उन्होंने राजनीति को डिफ़ाइन किया, लोहिया जी को डिफ़ाइन किया। और लोहिया जी लोहियावादी हैं, कुल मिलाकर वो समाजवादी हैं, लोहियावादी हैं। तो उन्होंने काफ़ी कुछ डॉक्टर लोहिया के बारे में बताया और ये बताया कि किस तरह से उन्होंने जीवन भर समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों की लड़ाई लड़ी, जबकि वो खुद सवर्ण थे। तो एक वहाँ से इस बात की भी प्रेरणा मिली कि समाज में जो वंचित लोग हैं, जो उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, या जो कई बार लोग कहते हैं कि साहब आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसको उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से डिफ़ाइन किया कि भाई आखिर क्यों ज़रूरी है समाज में जो वर्षों से, सैकड़ों वर्ष से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे लाना क्यों ज़रूरी है, मुख्य धारा में लाना क्यों ज़रूरी है। और एक उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि भाई कोई आदमी अगर 20 किलोमीटर दूर खड़ा है और कोई 0 पॉइंट पे है तो उनके बीच में आपस में प्रतियोगिता नहीं हो सकती। इसलिए डॉक्टर लोहिया ने कहा कि विशेष अवसर का सिद्धांत, ऐसे लोग जो सामाजिक व्यवस्था के कारण पिछड़े रह गए उनको विशेष अवसर मिलना चाहिए और उनको समाज में आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ों पे उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कुछ किताबें दी मुझे पढ़ने के लिए, डॉक्टर लोहिया की ज़िंदगी से जुड़ी हुई, गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई, अंबेडकर जी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बारे में। तो वो सब मैंने फिर 15-20 दिन में वो सारी पढ़ाई कुछ किताबें मैंने पढ़ी। तो तब मुझे लगा कि नहीं, राजनीति में बड़े बड़े नेता, अच्छे लोग भी रहे हैं। उसके पहले तो जो माहौल मौजूदा समय का है उसको देख के राजनीति के बारे में गलत धारणा ही बनती है, स्वाभाविक बात। तो जिस तरह से राजनीति में अपराधीकरण या पैसे की राजनीति चल रही है तो उसको देख के गलत धारणा ही बनती है। तो जब मैंने उन लोगों के बारे में पढ़ा, उनके जीवन के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं, राजनीति भी एक अच्छा रास्ता है समाज सेवा के लिए और समाज की लड़ाइयों को लड़ने के लिए। और फिर मैंने उनके साथ लंबे समय तक काम किया, रघु ठाकुर जी के साथ। तो राजनीति का काकहरा आप कह लें, ABCD आप कह लें, वो उनके सानिध्य में, उनके चरणों में बैठ के सीखा। और आज भी कहीं कोई समस्या, दिक्कत होती है तो वो उनसे बातचीत करते हैं, उनसे सीखते हैं बहुत कुछ। और अभी भी पूरी सादगी के साथ वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो राजनीति में आने का सफ़र तो वहाँ से शुरू हुआ। ये घटना मेरे ख्याल से 98-99 की है। तो उनकी एक पार्टी उन्होंने उस समय बनाई थी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जो पार्टी अभी भी है। तो वहाँ से राजनीति का तो उस समय आपका कम से कम राजनीति को लेकर जो एक द्वेष भाव कह लें, या जो एक मन में था कि भैया राजनीति तो बुरी है, वो धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन कभी खुद को राजनेता की तरह सोचा था? नहीं, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि हम लोग तो एक शहर में काम करते थे। वहाँ पे जो लोगों के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे होते थे, उसको लेकर संघर्ष करते थे, लाठियाँ भी खाते थे, जेल भी जाते थे, मुकदमे भी लिखे जाते थे। लेकिन ये नहीं कभी सोचा था कि दिल्ली में आके कभी राज्यसभा के सांसद हो जाएंगे, या अन्ना जी का कभी इतना बड़ा आंदोलन होगा उसका हिस्सा बनेंगे, या अरविंद केजरीवाल जी का जो उन्होंने उस ज़माने में राइट टू इन्फॉर्मेशन का आंदोलन चलाया, घूस का घूसा, तो उसका हिस्सा बनेंगे। तो ये नहीं सोचा था। लेकिन धीरे धीरे यात्रा बढ़ती गई। अरविंद जी से भी 2005-06 के दौरान उन्होंने एक घूस का घूसा अभियान चलाया था। तो पहली बार आपका मिलना तभी हुआ उनसे? हाँ, उस समय संदीप पांडे जी के माध्यम से अरविंद जी से संपर्क हुआ। और
मुझे याद है कि उस समय अश्वती और विभव ये लोग पीसीआरएफ में काम करते थे, और पब्लिक काज रिसर्च फाउंडेशन, और यहाँ से एक फ़ोन गया था हमारे पास कि आप ये जो अभियान चल रहा है आरटीआई का, इसमें अपने शहर के अंदर इस अभियान को चलाइए। और 15 दिन का, ये मेरे ख्याल से 2005-06 की बात है। तो अरविंद जी से कोई जुड़ाव सिर्फ अन्ना जी के आंदोलन में नहीं हुआ, बल्कि उसके पहले 2005-06 से उनके साथ कई लोगों को ये बात नहीं सब, हाँ, कई लोगों को ये बात नहीं पता होगी। तो उस दौरान उनसे मुलाकात हुई, और आज आप सोचिए कि लगभग 17 साल हो गए, एक लंबा समय हो गया अरविंद जी से साथ हुए। तो 3 ऐसी खबरें थी जो फ्रंट पेज पे आई थी। हिंदुस्तान और एनडीटीवी के साथ उस अभियान का एक कह लीजिए कि सहयोगात्मक रवैया रहा है। घूस का गुस्सा अभियान में वो लोग सहयोग कर रहे थे कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अरविंद जी कार्यक्रम भी पेश करते थे एनडीटीवी पे। हाँ, पेश करते थे। तो उसमें 3 खबरें हिंदुस्तान अखबार में फ्रंट पेज पे आई थी। मैंने लोगों के काम करवाए थे। एक टेलीफोन ख़राब था किसी व्यक्ति का वर्षों से, तो आरटीआई लगाई उसी दौरान, और उसका काम 24 घंटे में हो गया। अच्छा। एक कोई और काम था, वो कराया था। ऐसे 3 काम मुझे याद है जो कि मैंने कराए थे, जो 24 घंटे के अंदर, 15 दिन के उस अभियान में 24 घंटे या 48 घंटे में हुए थे, और उसको फ्रंट पेज स्टोरी में कवर किया गया। ये भी खबर बन गई थी। ये खबर बनी थी कि भाई सुल्तानपुर से आरटीआई का ऐसा इस्तेमाल हुआ जिसमें 3 काम लोगों के वो 24 घंटे या 48 घंटे में हो गए। तो अरविंद जी की फिर उसमें रुचि हुई कि भाई कौन ये लड़का है जो इस तरीके से काम कर रहा है। तो हम लोग तो रेडी पटरी वालों के लिए काम करते थे, अपनी आज़ाद समाज सेवा समिति में काम करते थे, तो अपना संगठन तो था ही वहाँ पे। उसी दौरान मुझे याद है कि फिर इन्होंने एक स्वराज का आंदोलन शुरू किया। उस स्वराज आंदोलन की एक मीटिंग बुलाई गई यहाँ, जो घर था गाजियाबाद में, अरविंद जी का जो ऑफिस था, उसमें मनीष सिसोदिया जी से भी मुलाकात हुई, और उस स्वराज आंदोलन के बारे में उन्होंने फिर बताया विस्तार से। हिबड़े बाजार की एक फिल्म होती थी, वो दिखाया उन्होंने महाराष्ट्र की, कि किस तरह से गांव का पैसा जो आता है वो ग्राम सभा में पूछ के, लोगों से पूछ के, प्राथमिकता के अनुसार जहां उसकी ज़रूरत हो वो पैसे खर्च किया जाए, गांव का बजट लोगों के हिसाब से खर्च किया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। इसी तरीके से उन्होंने नगर स्वराज की बात की। तो अरविंद जी ने कहा कि भाई ये अभियान आप उत्तर प्रदेश में बढ़ाइए। तो हमने कहा ठीक है। फिर मुझे याद है कि इलाहाबाद में किसी साथी ने अपनी मीटिंग बुलाई थी, उसमें फिर अरविंद जी आए। फिर 2-3 मीटिंगें स्वराज को लेके हुई, और फिर मुझे स्वराज अभियान को चलाने के लिए यूपी की जिम्मेदारी दी गई। मैं अलग अलग ज़िलों में जाके मीटिंग करता था, गाँवों में जाता था। और मुझे उस समय का किस्सा याद है, एक बार मैं बस्ती जा रहा था, मोटरसाइकिल से ही जा रहा था। तो हमारे यहाँ से करीब 140 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं मोटरसाइकिल से ही जा रहा था, तो एक ट्रक आगे जा रही थी, मैं उसके बगल से निकालने की कोशिश कर रहा था। वो पता नहीं कैसे हुआ कि हैंडल में फंस गया, ट्रक का एक हिस्सा फंस गया, टकराया, और मैं बहुत बुरी तरीके से गिरा। और स्वाति भी उस समय काम कर रही थी स्वराज अभियान में। स्वराज की एक मीटिंग लखनऊ में भी हुई थी। फिर मुझे काफ़ी चोट वोट आई, कुर्ता था, पैजामा था, सब फट गया। चोट तो काफ़ी आई थी, तो मुझे कार्यक्रम में जाना था, और मोटरसाइकिल भी थोड़ा बहुत उसमें भी गड़बड़ी आ गई थी। तो वहाँ पास में एक बाज़ार थी, मैं किसी तरीके से गया मोटरसाइकिल से, और एक बाज़ार में हाफ कट वाला, मुझे याद है, कुर्ता मिला, उसको ख़रीदा, क्योंकि मेरा कुर्ता तो फट गया था। तो वही कुर्ता पहना, मोटरसाइकिल स्टार्ट की, गया, और आप वापस घर नहीं गए? आप फिर भी कार्यक्रम में मैं गया, कार्यक्रम पूरा किया। कार्यक्रम पूरा करने के बाद, चूँकि फिर उसके बाद उतनी दूर तक चला के आने की हालत नहीं थी। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वो कार्यक्रम स्थल से 10-20 किलोमीटर के आसपास था, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ तक तो गया, कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के बाद फिर वो मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ दी, और फिर बस से वापस लौट के आया। तो 10-15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ठीक हुआ। और बाद में फिर ये बात अरविंद जी को स्वाति ने बताई, तो फिर उनका
फ़ोन आया और हालचाल उन्होंने लिया। तो ये एक घटना है जो उस दौरान स्वराज आंदोलन के दौरान हम लोगों की रही, जहाँ अलग अलग ज़िलों में जाके मीटिंग करने से जुड़ी हुई घटना, तो वो याद आया, आपको बताया। फिर इसी दौरान सुल्तानपुर में एक एनक्रोचमेंट को हटाने का एक बड़ा ड्राइव चला, जिसमें बिल्कुल कह लीजिए कि क्रश कर दिया गया, मतलब सारी दुकानें लोगों की तोड़ दी गई थी। और उसके विजुअल्स आज भी यूट्यूब पे मौजूद होंगे, आप देखिएगा। तो उसमें जहाँ पे बुलडोज़र चल रहा था, तो उसमें मैं सामने जाके खड़ा हुआ और मीडिया भी काफ़ी था, बहुत अच्छी खासी संख्या में पूरे शहर के फुटपाथ के लोग इकट्ठा हुए थे, और उसमें जम के लाठीचार्ज हुआ मेरे ऊपर। लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज होने के बाद कोतवाली लाए गए हम लोग और उठा के जेल में डाल दिया गया। पिंकी जोवेल नाम की एक उस समय डीएम होती थी। फिर ये बात कहीं से अरविंद जी को पता चली कि मुझे जेल हो गई है। फिर उन्होंने डीएम से बातचीत की, तो किसी प्रकार से फिर रिहाई हुई। और रिहाई के बाद फिर एक कार्यक्रम, मैंने बड़ा कार्यक्रम रखा सुल्तानपुर में, जिसमें फिर अरविंद जी आए। और ये सब कुछ चल ही रहा था कि उस बीच फिर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का शुरू हुआ, अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ। और उसमें मुझे सुल्तानपुर और रायबरेली 2 ज़िलों की जिम्मेदारी दी गई कि आंदोलन को आप यहाँ पे संचालित कीजिए। और मुझे याद है कि 5 अप्रैल से अन्ना जी को अनशन शुरू करना था, तो 2 अप्रैल को एक मीटिंग थी, मैं यहाँ पे आया था और उसमें तमाम लोग थे उस मीटिंग में। और लोकपाल कानून क्यों ज़रूरी है, इसको लेके अरविंद जी ने अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया था, सब कुछ बताया था। और तब हम लोग इस बात की चिंता कर रहे थे कि 3000 लोग हो जाएंगे क्या, बड़ी मुश्किल से। तो 5 अप्रैल से अन्ना जी को अनशन शुरू करना था, मुझे वापस जाके सुल्तानपुर में आंदोलन शुरू करना था, क्योंकि उनके सपोर्ट में अलग अलग जगहों पे आंदोलन शुरू होना था। और यहाँ हम लोग ये चिंता कर रहे थे कि 3000 लोग अगर जंतर मंतर पे आ जाए तो हम लोगों का आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे याद है। लेकिन फिर तो अजीब ही हुआ, मतलब 5 अप्रैल को काफ़ी संख्या में लोग आए, फिर 6 अप्रैल को आए, फिर अनशन का तीसरे दिन आते आते हिंदुस्तान के अलग अलग राजधानियों में शुरू हो गया, शहरों में शुरू हो गया। ऐसा लगा पूरा देश भ्रष्टाचार से करा रहा है, पूरा देश सड़कों पे आ गया। और ऐसा हुआ कि सरकार को फिर वो नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, ज्वाइंट कमेटी बनी 5 दिन के अनशन के बाद। मीडिया का भी दबाव काफ़ी बना, लोगों का दबाव बना। तो उस दौरान मैं सुल्तानपुर में आंदोलन को चला रहा था। अब सुल्तानपुर और रायबरेली इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक सीट से वहाँ पे राहुल गांधी जी सांसद थे, दूसरी सीट से सोनिया गांधी जी सांसद। और कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी। फिर अरविंद जी ने एक बात कही कि भाई हम रेफरेंडम चलाएंगे देश भर के उन संसदीय क्षेत्रों में जहाँ पे कि कांग्रेस के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, और उसमें लोगों के ओपिनियन मांगेंगे कि लोकपाल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि जितने फॉर्म मैंने रायबरेली और अमेठी से भरवाए थे, 90% लोगों ने लोकपाल के समर्थन में अपनी राय दी थी। और उस समय तो चूँकि कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो कांग्रेस का वहाँ पे संगठन भी था, तो बहुत डिस्टर्ब भी करते थे। जहाँ हम लोग जाते थे गाँव में ये फॉर्म भरवाने के लिए, तो कई जगहों पे लोग परेशान भी करते थे। लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और भारी संख्या में फॉर्म भरे गए और 90% लोगों ने अपना समर्थन दिलाया। फिर वो अरविंद जी ने बोला कि आप यहाँ आइए, नेशनल एग्जीक्यूटिव बनी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, उसमें उन्होंने मुझे रखा। और उसके बाद उसमें मैं आया यहाँ पे, तो बाहर निकल के अरविंद जी प्रेस को संबोधित कर रहे थे, तो अचानक ही उन्होंने कहा कि अब संजय सिंह जी आपको बताएंगे कि किस तरह से रायबरेली और अमेठी में जनता ने अपनी राय दी है लोकपाल के समर्थन में। अब इतने सारे कैमरे, इतनी मीडिया देख के मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा मैं क्या बताऊंगा इन लोगों के सामने। तो बड़ी मुश्किल से मैं मतलब
अपने आप को तैयार कर पाया कि मीडिया को, हालांकि मैंने फिर जानकारी दी, बताया कि भाई इन जगहों पे हमने इतने ब्लॉक में, इतने गांवों में इस अभियान को चलाया और ये समर्थन रहा। फिर भी सरकार ने कुछ नहीं सुना, तो फिर अगस्त का आंदोलन शुरू हुआ, जो ऐतिहासिक आंदोलन है अब तक का, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन। उस दौरान भी मैं सुल्तानपुर और रायबरेली में ही आंदोलन अपना चला रहा था। अरविंद जी उस समय बहुत व्यस्त रहते थे, तो मैंने अश्वती को फ़ोन करके बोला कि भाई बात करनी है, तो उसने फिर बात कराई। तो अरविंद जी ने कहा कि आप ऐसा करो, आप चले आओ यहीं पे। शायद 1-2 दिन ही हुआ था आंदोलन शुरू हुआ। 16 अगस्त के बाद? हाँ, 16 अगस्त के बाद। 16 अगस्त के बाद जब रामलीला शिफ्ट होना हुआ, तो उस टाइम में फिर उसी दौरान बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप चले आओ यहाँ पे। तो मेरे घर पे एक बोलेरो जीप थी, मैंने ड्राइवर को पकड़ा और मैंने कहा कि देख, अपना भी मोबाइल ऑफ कर ले और मैं भी अपना मोबाइल ऑफ कर लेता हूँ, पिताजी को नहीं बताना है। अच्छा। तो उसके साथ मैं निकला, तो रायबरेली पास हुआ, फिर इधर कानपुर होते हवाते करके 10-12 घंटे की सफ़र के बाद मैं दिल्ली पहुंचा। तो अब मैंने उसको बोला कि अब अपना मोबाइल ऑन कर ले तू, तो उसने ऑन कर लिया तो मैंने भी अपना फ़ोन ऑन कर लिया। तो थोड़ी देर में पिताजी का फ़ोन, क्योंकि वो परेशान तो थे ही। मैंने अपने दोस्तों को ज़रूर बता दिया था कि अगर ज़्यादा परेशान होंगे तो बता देना कि कहीं बाहर गए हुए। तो मैं यहाँ पे आया तो पिताजी ने बोला कि कहाँ तुम गाड़ी लेके चले गए, बताया भी नहीं कुछ तुमने। तो हमने कहा देखिए, अन्ना जी का आंदोलन हो रहा है और अब मैं यहाँ से हटूँगा नहीं, मैं आ गया हूँ दिल्ली। तो बोला अच्छा तुम दिल्ली चले गए? हमने कहा हाँ, मैं दिल्ली आ गया। तो बोले अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, पैसे वैसे हैं? मैंने कहा नहीं, यहाँ 1-2 मित्र हैं, उनसे लेके काम चल जाएगा। इतनी बात हुई। तो फिर तो आंदोलन में रहा। और फिर अचानक मुझे याद है कि एक दिन अरविंद जी ने कहा कि आज आपको संचालन करना है, मंच का संचालन करना। फिर मैंने सोचा कि इतने हजारों की संख्या में लोग जुड़े यहाँ पे इकट्ठा हैं, लाखों के लोग उस समय थे। मैंने कहा मैं क्या संचालन करूँगा यहाँ पे। तो एक बार तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं बोले नहीं, आप अच्छा बोलते हैं, आप जाइए, आप संचालन कीजिए, आपको संचालन करना है। तो 13 दिन मैं मंच से संचालन करता रहा। और उस टाइम में सारे लोग टीवी पे देखते थे, वो देखते, तो वो एक नया अनुभव था कि भाई अरे एक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। अंदर से बड़ी खुशी थी कि इतने बड़े आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं जिससे पूरा देश जुड़ा हुआ है। फिर वो 27 अगस्त का सरकार का नोटिफिकेशन आया 13 दिन के अनशन के बाद। और लोकपाल की लड़ाई के बाद भी उन्होंने जब कानून नहीं बनाया और बार बार इस बात की चुनौती दी कि आप आइए और चुनावी राजनीति में आइए, और तब उस चैलेंज को अरविंद जी ने स्वीकार किया। हम लोगों ने बिल्कुल कहा कि भाई हम लोग साथ खड़े हैं इस निर्णय में, और वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। मुझे याद है 13 का चुनाव 45 डिग्री टेम्परेचर में एकदम पसीने से तर होते हुए भी अरविंद जी मोहल्ला प्रभारी बनाने के लिए निकलते थे, बूथ के कार्यकर्ता बनाने के लिए निकलते थे, पार्कों में। और उसमें टी पार्टी का ये जो है 14 में जिसको चाय पे चर्चा मोदी जी ने अडॉप्ट किया, दरअसल इसकी शुरुआत अरविंद जी ने की थी। टी पार्टी की शुरुआत अरविंद जी ने की थी। घर घर जाके चाय पीना। हाँ, तो घर घर जाके चाय पीना है, लोगों को जोड़ना है, मोहल्ला प्रभारी बनाने हैं, 25 घर पे एक प्रभारी बनाना और हर घर के बाहर एक बोर्ड लगना है। हाँ, और घर के बाहर एक बोर्ड लगना है, उसमें कुछ मुद्दे अपने लिखे जाने हैं। वो सारी चीज़ें उन्होंने समझाई सब लोगों को। और मुझे याद है कि एक मीटिंग हो रही थी चुनाव को लेके, तो उसमें सारे प्रमुख लोग बैठे हुए थे। तो उसमें ये हो रहा था कि आज अगर चुनाव हो जाए तो कितना वोट हमें मिलेगा। तो उसमें ये निकल के आया कि 6%, 7%, 8% या 12% इतना वोट मिलेगा।
तो अरविंद जी अपना सर झुकाए बैठे हुए थे, तो मैं बगल में बैठा था, तो बोले कि ये हम लोग चुनाव हारने की योजना बनाने के लिए बैठे हैं कि चुनाव जीतने की योजना बनाने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ सरकार बनानी है सर जी, ये जो उनका कन्विक्शन था, ये जो जुझारूपन था कि यहाँ सरकार बनानी है आम आदमी पार्टी की, वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो और, ये और कौन मैं सोच आपको सकता है? बताऊं कि उस समय तो इलेक्शन का काम मैं देख रहा था दिल्ली में, लोगों से मिल के जाता था, उनके घर घंटों बैठा रहता था, कोई पार्टी से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तैयार नहीं होता, मुझे याद है वो टाइम। 3-3, 4-4 बार लोग मीटिंगों के लिए बुलाते थे, घंटों बैठालते थे, बातचीत करके फिर कहते थे आपके 2% वोट आएंगे, 1% वोट आएंगे, आपकी एक भी सीट नहीं आएगी, अगली बार सोचेंगे, और वापस भी। क्योंकि 70 कैंडिडेट चुनने का जिम्मेदारी आपके 70 ऊपर थी। कैंडिडेट चुनने वाले काम में लगे हुए थे, बहुत मुश्किल हुई। फिर एक किस्सा मुझे और याद आ रहा है, ये प्रकाश को जब टिकट दिया गया देवली से, तो एक दिन पता नहीं कैसे खबर ये पहुंची अरविंद जी के पास कि उसकी तो 25 साल उम्र ही पूरी नहीं हुई। जब तक तो मेरे पास फ़ोन किए, बोले भाई तुमने ऐसे आदमी को टिकट देने की बात कही है जो जिसकी उम्र ही 25 साल नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने फिर इसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसी बात है क्या? बोला नहीं, जिस दिन नॉमिनेशन होना है उस दिन 25 साल 12 दिन का हो जाऊंगा। तो ये भी ऐसे ऐसे किस्से हुए, मतलब जो अब जैसे अखिलेश की सीट पे सारे लोग कह रहे थे कि नहीं साहब, ये तो राजनीतिक समीकरण के हिसाब से तो बढ़िया सीट है और ये है और वो है, और उस पर अरविंद जी ने निर्णय लिया कि नहीं ये बातें नहीं चलेंगी, इसको 12 स्टिचेस सर में लगी हैं, राशन के घोटाले के खिलाफ लड़ाई इसने लड़ी है, लोग इसको जानते हैं वहाँ पे, और इसी को टिकट देंगे। संजीव झा मतलब उसको बुराड़ी में, राखी बिरला, बड़े मतलब अजीब चुनाव, उसको मतलब जिंदगी का सबसे बेहतरीन चुनाव मैं अगर कहूँ तो 2013 का चुनाव। और जिस दिन चंदा हम लोगों का 20 करोड़ पहुंचा, ऐलान करके पार्टी ने कहा आप कोई चंदा नहीं लेंगे। तो मतलब एक जिसको कहते हैं ना नैतिकता के मानक पर, एक कैंडिडेट के बारे में कुछ डिटेल्स बाद में मिली उसकी बहू से, तो उसको टिकट मिल चुका था, सिंबल मिल चुका था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी ने कहा, अरविंद जी ने कहा कि भाई इनकी ये इन्फॉर्मेशन लेट आई है और इसलिए हम सिर्फ 69 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, एक सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस तरह के मानदंडों के साथ और वो चुनाव जीतना बहुत बड़ी लड़ाई मैं तो मानता हूँ, और बहुत बड़ा राजनीति में परिवर्तन मानता हूँ जो अरविंद जी के नेतृत्व में एक तरह से आम आदमी पार्टी क्या कैरेक्टर गढ़ दिया उस चुनाव ने, कैरेक्टर गढ़ दिया, और देश के लोगों में विश्वास पैदा कर दिया कि नहीं, राजनीति बगैर पैसे के भी हो सकती है, राजनीति बगैर गुंडागर्दी के भी हो सकती है, राजनीति बगैर भ्रष्टाचार के भी हो सकती है, राजनीति कार्यकर्ताओं के और लोगों के दम पर हो सकती है। इस बात को अगर भारतीय राजनीति में लंबे समय के बाद, 77 का आंदोलन हम लोग गवाह नहीं रहे हैं उस आंदोलन के, खाली पढ़ते हैं, अगर स्टैब्लिश हुआ वो जाके तो 2013 में स्टैब्लिश हुआ। एक चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि उस चुनाव में आम आदमी पार्टी की 28 सीट आने के बाद जो सत्ता के गलियारों में माहौल बना होगा और जो मीडिया के बड़े बड़े हाउसेस में चर्चा बनती होगी, वो भी एक अनूठा अनुभव होगा। अजीब, मतलब मैं तो याद है हम अरविंद जी और सारे लोग, मनीष जी, सब लोग जा रहे थे वैशाली से रामलीला मैदान मेट्रो से, और उस समय एक पुलिस अधीक्षक थे गाजियाबाद के, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर वो लड़का नहीं होता तो शायद हम लोगों की जान नहीं बचती। इस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई थी, भयंकर तरीके से। तो वो भी एक बड़ा दौर था, मतलब भारतीय राजनीति में परिवर्तन का एक बड़ा दौर था, और जो बदलाव की राजनीति की बात हम लोग करते थे, जिस बदलाव की राजनीति को यहाँ तक लेके हम लोग पहुँचे हैं कि आज फ्री बिजली की बात भारतीय राजनीति में होने लगी, फ्री शिक्षा की बात होने लगी, फ्री इलाज की बात होने लगी, जनता के बुनियादी मुद्दों पे बात होने लगी, ना चाहते हुए भी वो पॉलिटिकल पार्टी जो कभी जाति धर्म से ऊपर नहीं उठी है, उन्हें मुद्दों पे बात करना पड़ता है। तो इस सब की शुरुआत उस
13 की राजनीति। 13 की राजनीति में हुई। और उस समय क्योंकि हम लोग नौकरियां छोड़ रहे थे, तो जो 24-25 साल के युवा होते थे आपस में ये बात किया करते थे, जिनको ये पता ही नहीं होता था एमएलए क्या होता है, काउंसलर क्या होता है, एमपी क्या होता है। उन्होंने पहली बार ये समझना पढ़ना शुरू किया कि एमएलए कहाँ बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, संसद क्या होता है। उनको कोई पॉलिटी का कोई समझ नहीं। हाँ, नहीं था। और यही शायद खूबसूरती भी थी। खूबसूरती। मतलब अगर वो उस सड़ी गली व्यवस्था की राजनीति से लोग निकल के आते तो शायद आज जितना सफर तय हो पाया ये नहीं हो पाता। ये युवाओं को जागरूक फ्रेशनेस भी जो किया। थी, बिल्कुल। वो वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी थी। ये हमें समझना पड़ा। और युवा जागरूक होते चले गए। और ऐसे लड़के राजनीति में आगे बढ़े, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, जिनके पिताजी कभी प्रधान नहीं रहे। जैसे मेरे फादर टीचर रहे, मेरी मदर टीचर रही। कोई हमारे घर में कोई एमपी एमएलए नहीं था। तो राजनीति में ऐसे लोग आ सकते हैं, ऐसे लोग सफल हो सकते हैं, ये धारणा 2013 के बाद बनना शुरू हुई देश में। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आया युवाओं में कि हम यदि पार्टिसिपेट करें राजनीति में तो हम रुख बदल सकते हैं हवा का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़, ये एक विश्वास उनके अंदर पैदा हुआ। बहुत बड़ी बात है ये पैदा हुआ विश्वास। पर आप संगठन का इतना काम करते रहे, 3 राज्यों के प्रभारी रहे, इतना भागदौड़ आप करते हैं। अभी जब मतलब मेरी सर्वेश से और आपके साथ रहने वाले तीनों भाइयों से बात होती है तो कभी पता चलता है आप शाम को यूपी में हैं, सुबह दिल्ली में हैं और अगले दिन आप किसी दूसरी सभा की तैयारी के लिए फिर हाँ, यूपी चले क्योंकि देखिए हर आदमी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है कि भाई वो किस तरह से राजनीति में आगे बढ़ा। तो लेकिन मैं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही एकमात्र रास्ता हो सकता है। कुछ लोग अपने तरीके से राजनीति या समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, मेरे अपने जीवन का ये अनुभव रहा है कि जितना आप लोगों के बीच में रह के मेहनत करते हैं, जितना काम करते हैं, उतना सीखते हैं और उतना आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कभी आप एग्जॉस्ट नहीं होते इतने भागदौड़ में? मतलब उसका तरीका भी है। हम लोग जैसे कभी बहुत ज़्यादा थक गए तो थोड़ा गाना वाना गा लिया, आपस में हंस बोल लिए, फिर आगे काम पे लग जाते हैं। चिढ़ नहीं होती। मैंने कहा ना, इरिटेशन जिसको कहते हैं कि मतलब लोग आ गए, भीड़ इकट्ठा हो गई और अब बताओ रात में 1 बजे तक काम करना पड़ेगा। इससे कभी चिढ़ नहीं हुई मन में, कभी भी चिढ़ नहीं हुई। लगता है कि नहीं यार ये ज़रूरी है, और थोड़ा कर लेते तो ठीक था। और ये जो है और थोड़ा कर लेते तो ठीक था, इसकी वजह से कई बार शरीर को भी खाना छूट जाता है, कई बार शरीर को भी नुकसान हुआ। जैसे इतनी 2 साल पहले डायबिटिक हो गया, तो ठीक है, वो तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन शरीर पे भी उसका प्रतिकूल असर पड़ता है। लेकिन जो जुनून होता है आपका काम करने का, जो एकदम जिद होती है, वो आपको रुकने नहीं देती कभी। तो कहीं ना कहीं वो मन में है कि अगर अभी मुझे आप कहिए कि 1000 किलोमीटर आपको गाड़ी से ही जाना है, तो मुझे 1 मिनट भी न संकोच लगेगा, न आलस्य लगेगा, मैं तुरंत तैयार हो जाऊंगा। तो ये अब पंजाब का जब प्रभारी था, पंजाब के चुनाव के दौरान, तो एवरेज अगर आप निकालेंगे तो प्रतिदिन 400-500 किलोमीटर सफ़र करता था। एवरेज 300, 400, 500 किलोमीटर का नहीं है काफी। तो इसलिए हम लोगों के लिए, अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो और कोई रास्ता भी नहीं है। आपको मेहनत करनी ही होगी। अगर राजनीति में आगे जाना है, समाज की सेवा करनी है, तो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन जब ऐसे वाक़या होते हैं, जैसे आपके ऊपर एक बार स्याही छिड़की गई, दूसरी बार स्याही छिड़कने की कोशिश हुई, अम्बेडकर नगर में आप जनसभा करने जा रहे थे, वो स्याही तिरंगे पर चली गई तो वो बाहर नहीं आई, क्योंकि वो तिरंगे का अपमान माना जाता, तो उन्होंने बाहर ही नहीं भेजा इस मैसेज को। तो ये बीजेपी जो इस तरह के हथकंडे अपनाकर, देखिए मेरा अपना मानना है कि नफ़रत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बन सकता। हमारी खूबसूरती क्या है? विविधता में एकता, भारत की विशेषता, हम ये कहते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं और मिलकर एक साथ रहते हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बिल्कुल। बाहर जाइए तो आपकी पहचान यही है। लोग मतलब जिसको कहते हैं हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रहते हैं कि कैसे इतने सारे लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं। अब एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो आपकी इसी खूबसूरती को मिटाने पे लगी हुई है दिन रात। तो कहीं ना कहीं वो भारत की पहचान को ख़त्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं,
इसके खिलाफ तो सबको मिलजुल के लड़ना पड़ेगा। अरविंद जी गाना गाते हैं स्टेज से, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हम लोग नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये वो मुल्क है जहाँ बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। बिल्कुल। ये वो मुल्क है जहाँ मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी। ये वो मुल्क है जहाँ रसखान को पढ़ के हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ मोहम्मद रफ़ी गाना गाते हैं सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न कोई। ये वो मुल्क है और भारतीय जनता पार्टी आपकी उस पहचान को ख़त्म करना चाहती है। तो अपनी लड़ाई इस बात को लेकर उनसे है कि नफ़रत की बुनियाद पे देश नहीं बनेगा। आप शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए, आप बिजली पानी की बात कीजिए, जनता की ज़िंदगी के बुनियादी मुद्दों की बात कीजिए। ये क्या है कि जाति धर्म के नाम पे आप झगड़े करा के इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ लड़ने जब जिम्मेदारी यूपी की मिली तो वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलने के लिए तैयार नहीं थी वहाँ पे, ना बीएसपी, ना सपा, ना कांग्रेस, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बाबा जी का तो ऐसा राज चल रहा है कि जिनके खिलाफ तो आंख उठा के देखना भी गुनाह है, सीधे चलना भी गुनाह है। ऐसी हालत थी उत्तर प्रदेश में। कोई बोले तो मुकदमे कर दो, कोई बोले तो टांग दो, ठोक दो, इस धारणा की सरकार थी। तो मैं वहाँ पहुँचा तो फिर उसी समय ये विकास दुबे वाला कांड हुआ। विकास दुबे के कांड में प्रभात मिश्रा नाम के लड़के का फर्जी इनकाउंटर किया गया, वो मामला हमने उठाया। खुशी दुबे जो अमर दुबे की पत्नी थी उसको आज भी जेल में सड़ रही है। मतलब आप सोचिए 4 महिलाएं, रेखा अग्नोत्री, खुशी दुबे, शांति दुबे, क्षमा दुबे, ये 4 महिलाएं आज भी विकास दुबे कांड में जेल में सड़ रही हैं, जबकि इनका कोई सीधे तौर पे लेना देना नहीं है। इनका गुनाह ये है कि ये उस परिवार की महिलाएं हैं। तो इस मामले को उठाया। फिर एक संजीत यादव का अपहरण हुआ। अपहरण करने के बाद उसके ही परिवार से 30 लाख रुपए पुलिस वालों ने अपहरणकर्ताओं को दिलवाया और फिर उसकी हत्या हो गई, वो मामला उठाया। फिर विष्णु निषाद पति पत्नी की कानपुर में हत्या हो गई, वो मामला उठाया। फिर एक पाल की हत्या हो गई, वो मामला उठाया। फिर एक इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी थे महोबा के, उन्होंने अपील की हाथ जोड़ के, मुख्यमंत्री जी मेरी जान बचा लीजिए वरना मुझे पुलिस वाला एसएसपी जो है वो मरवा देगा। आप सोचिए उसकी हत्या हो गई। एसएसपी 302 का मुलजिम हो गया। एसएसपी आज तक फरार है। आज तक आपने सुना होगा चोर फरार, डकैत फरार, माफिया फरार, उत्तर प्रदेश में दरोगा फरार, एसएसपी फरार, पुलिस वाला फरार। मनीष गुप्ता का कांड हुआ, अरुण वाल्मीकि का कांड हुआ, वो मामला हम लोगों ने उठाया। अब इसी बीच ये हाथरस का कांड हुआ। हाथरस का कांड बहुत चर्चा में आया और उसमें जो गैंग रेप करने वाले अपराधी थे उनके साथ सरकार कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई दिखी। उस पे आके हमने सामने बोला। जब बोला तो वहाँ पहुँचा तो इन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी और वहाँ पे वो स्याही वाला अटैक किया इन लोगों ने। उसके बाद जब इनके भ्रष्टाचार के कई मामले हमने खोले, जैसे जल जीवन मिशन में हज़ारों करोड़ का भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, घर घर पानी पहुंचाने की योजना में। कोरोना के समय में 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया, 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55000 में खरीदा गया, 8 लाख में इस्तेमाल होने वाला वेंटिलेटर मिलने वाला वो 22 लाख में खरीदा गया। ये सारे करप्शन और कागज़ के साथ लोकायुक्त में जमा किया। लोकायुक्त से नोटिस हुआ सरकार को। जब ये भ्रष्टाचार खोलना शुरू किया, इसी बीच एक मामला राम मंदिर का मिल गया। राम मंदिर की ज़मीन खरीद में भी घोटाला किया इन लोगों ने। आप सोचिए 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की ज़मीन ट्रस्ट और बीजेपी के लोगों ने मिलकर 18.5 करोड़ में खरीदी, 16.5 करोड़ की कमाई की। शर्मिंदगी की बात। इतना बड़ा बेईमानी और भ्रष्टाचार का मामला। 9 करोड़ रुपए कस्तूरबा गांधी के बालिका विद्यालय से उस वक्त निकाल दिया गया जब कोरोना के समय में विद्यालय बंद था और उनके स्टेशनरी और खाने के नाम पे पैसा निकाल लिया गया। जब ये लगातार मैंने एक के बाद एक भ्रष्टाचार खोला तो इससे बौखला के इन्होंने 21 मुकदमे मेरे ऊपर किए। यूपी में 21 मुकदमे 21 मुकदमे मेरे ऊपर किए। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया। मैं जब नरेंद्र मिश्रा की हत्या हुई, लखीमपुर में उनके परिवार से मिलने गया, लौट के आ रहा था, 150 पुलिस वाले मुझे सीतापुर के रास्ते में मुझे रोक के उन्होंने
जो है फिर वहाँ एक गेस्ट हाउस में लेके गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ रुकिए। हमने कहा कि आप अगर मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो साफ साफ बताइए, अदरवाइज़ वो हुआ। बनारस गया, वहाँ तो हर तरीके से इन्होंने परेशान करने की कोशिश की। पार्टी का दफ्तर हमारे बंद करा दिया, घर पे पुलिस वाले भेज देते थे। तो जब उन्होंने घर पे पुलिस वालों को भेजना शुरू किया, वाइफ थी, एक दिन कुछ पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए, संजय सिंह कहाँ हैं, 9 मुकदमे हैं उन पे, ये वो। तो फिर मैं एक दिन विधानसभा में ही पहुँच गया। मैंने अरविंद जी को बोला, मैंने कहा मैं अब जा रहा हूँ विधानसभा में ही, अगर इन्हें गिरफ्तार करना होगा करें। यूपी की विधानसभा में पहुँच गया और प्रोटोकॉल के मुताबिक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दर्शक दीर्घा में जाके खुद से बैठने की, बगैर पास के बैठने की इजाज़त होती है। ठीक बात। तो मैं गया और वहाँ की दर्शक दीर्घा में बैठ गया। अब सारे टीवी चैनल्स को पता चला तो वो खबर बनी कि भाई 9 मुकदमे इनके ऊपर, उस समय तक 9 हुए थे, तो इनके ऊपर 9 मुकदमे हैं, पुलिस वाले इनको खोज रहे हैं और ये विधानसभा में आके बैठ गए। फिर मैं वहाँ से निकला तो सारे चैनल्स वाले आए, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं अगर अपराधी हूँ तो इनकी विधानसभा में आ गया हूँ, यहाँ पूरी सरकार है, आदित्यनाथ जी भी है, मुझे अरेस्ट करके ले चलें। तो फिर उन्होंने बहरहाल अरेस्ट वगैरह नहीं किया। फिर और मुकदमे लिखते चले गए। फिर एक मामले में मुझे चार्जशीट हुई, फिर उसमें मुझे सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला। पार्लियामेंट में मैंने सवाल उठाया, मैंने अपने सभापति जी को, आदरणीय वेंकैया नायडू जी को लिख के दिया कि भाई इस तरीके से गवर्नमेंट फर्जी FIR हमारे ऊपर कर रही। सोचिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा जिसके पीछे कोई तथ्य, एक मैंने वो IVR चलवाया, उसको लेकर राष्ट्रद्रोह लिख दिया। तो सत्ता का जितना दुरुपयोग हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यूपी में खूब जम के कर रही है। उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे हुए, उनको जेल में डाला, उन पे FIR की, उन पे लाठियाँ चलाई, लेकिन जम के काम किया हम लोगों ने। अब इतनी बड़ी सरकार से लड़ रहे हैं और जानी मानी सरकार है कि किसी भी हद तक गिर सकती है। कभी मन में किसी तरीके का डर, कोई ऐसा संशय अपने को लेकर? देखो, साथी लोग निश्चित रूप से चिंतित रहते हैं, परिवार वाले भी चिंतित रहते हैं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता कभी भी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आप पे कार्रवाई करें तो इनसे और लड़ना चाहिए। डर इनके मन में होना चाहिए कि आज ये भ्रष्टाचार संजय सिंह खोल देंगे, आज ये मुद्दा आम आदमी पार्टी वाले उठा देंगे, इनसे बच के रहो वरना इसके बारे में बोल देंगे। डर इनके मन में होना चाहिए। चोरों को डर होना चाहिए, हम लोग क्यों डरें? जो बेईमानी कर रहे हैं, डरना उनको चाहिए। जनता की शक्ति इतनी होनी चाहिए, संगठनात्मक शक्ति होनी चाहिए, जिससे कि हम इनके खिलाफ लड़ सकें। तो हमने वो लड़ाई लड़ी। बाकी साथ के लोग, घर वाले, परिवार वाले, वो सारे लोग चिंतित रहते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन लड़ना है तो लड़ना है। जब कभी एक आज संजय भाई, आप पूरे देश में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में से एक हैं, राजनीति में आप मुखर वक्ता हैं, टीवी चैनल्स पर जनता आपको सुनती है और कहीं ना कहीं आप एक परिचायक बन गए हैं राजनीति के अंदर। एक जो बुलंद आवाज़ होती है, आपकी आवाज़ में एक जोश है। जब आप अकेले बैठते हैं, कभी मानिए कोई काम नहीं है, कुछ मान लीजिए जैसे क्षण मिलते हैं, जब आप अकेले होते हैं तो क्या चलता है आपके मन में? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ज़्यादातर समय में दिमाग में यही चलता रहता है कि भाई यहाँ का संगठन ऐसे ठीक करना है, वहाँ का काम ये छूटा रह गया, इसको ऐसे ठीक करना है, उसका वो काम बाकी रह गया, उसको हॉस्पिटल में मदद करनी। कितनी बार तो आपसे ही फ़ोन करते हैं। तो वो एक तो लोगों के काम और इसका एक उसकी एक चिंता हमेशा रहती है दिमाग में। कोरोना की महामारी हुई, उस दौरान काफ़ी मतलब मन बड़ा द्रवित हो गया कई बार, ऐसे दृश्य टीवी पे देख के कि लोग पैदल नंगे पाँव चले जा रहे हैं। फिर अपने आप को रोक नहीं पाए, फिर उसमें भी निकले हम लोग, काम वाम किया हमने। तो बस यही लगता है कि समय अपनी ज़िंदगी का बर्बाद नहीं होना चाहिए, एक एक दिन का सदुपयोग होना चाहिए। कुछ भी काम हम लोग पार्टी के लिए कर सकें, समाज के लिए कर सकें, संगठन के लिए कर सकें, अपने दोस्तों के लिए कर सकें, जो पीड़ित जनता है उसके लिए कर सकें, कहीं आवाज़ उठा सकें, वो अच्छा है। पार्लियामेंट में जब चलती रहती है तो उस समय उस बात की चिंता रहती है कि जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में कैसे उठा सकें। जैसे इन लोगों ने सरकारी संपत्तियों को बेचने का फैसला लिया, उसका हमने खूब विरोध किया। किसान आंदोलन में आपको याद ही होगा, मुझे सस्पेंड किया गया जब मैंने माइक तोड़ा, तो उसको लेके मेरी आलोचना भी हुई। लेकिन मुझे लगता है कि भाई जिस देश में 750 किसान शहीद हो जाएं,
उनके ऊपर लाठियां चलें, पानी की बौछारें हों, एक काला कानून जबरन पास किया जाए, तो कई बार आपको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो आप चाहते नहीं हैं दिल से। ये ठीक नहीं होता है कि आप हंगामा करने के लिए विवश हों, मजबूर हों, लेकिन ऐसी परिस्थितियां सरकार पैदा करती है। एक बार हम और भगवंत मान दोनों सेंट्रल हॉल में वहाँ पे नारेबाजी की प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री जी मिल नहीं रहे थे किसी से, किसानों की बात सुन नहीं रहे थे, तो वो तय किया हम लोगों ने कि वहाँ पे नारेबाजी जब की तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि अरे आज तो आप लोगों ने ऐसा काम कर दिया, आप तो आप बक्से नहीं जाओगे, छोड़े नहीं जाओगे। लेकिन ठीक है, लड़ना है तो लड़ना है, अगर काम करना है लोगों के लिए तो करना है काम। और इस सारी दौड़ धूप के बीच में आप किसी की चिकित्सा की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी किसी मजदूर का दुख पहुंचने की, आंसू पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोरोना के टाइम पे मुझे याद है कि आपने बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से मदद पहुंचाई। एक बार तो आपने कई सारे ऐसे माइग्रेटेड वर्कर्स को उनके गांव पहुंचाने की जिम्मेदारी ठान ली। क्या था वो समय? देखिए, ऐसा है कि 34 टिकट मिलते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, यानी कि 17 बार वो देश के किसी हिस्से में साल भर में अप डाउन कर सकते हैं। ये हवाई जहाज़ की टिकट की सुविधा होती है एक सांसद को। तो मेरी टिकटें बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि भाई इसका सदुपयोग किया जाए कोरोना के समय में। तो मैंने ऐसे 33 लोगों को, क्योंकि आपको साथ जाना होता है, बगैर आपके गए नहीं जा सकते वो लोग, मैंने फिर पार्लियामेंट से कंफर्म किया कि मैं इन लोगों को लेके जा सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ आप लेके जा सकते हैं, आप एक साथ भी अपनी सारी टिकटें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो वो 34 टिकटें हमने इस्तेमाल करके और उन लोगों को पटना तक पहुँचाया। फिर लोगों को लगा कि बहुत तेज़ी से उनके साथ उन लोगों को घर पहुँचाने का ये एक अच्छा तरीका है, तो बहुत सारे साथियों ने चंदा दिया। तो करीब 12 लाख या 16 लाख, मुझे ठीक से याद नहीं है, विस्तारा की एक फ़्लाइट हम लोगों ने की जिसमें 213 या 14 पैसेंजर, उसमें फिर मज़दूरों को लेके हम लोग गए पटना। तो बहुत सारी बसें कर करके भेजा, जिसको जाना था यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तो इस तरीके से राजस्थान, इस तरीके से भी काम किया। घर में जो रसोई चलती थी वो पत्नी चलाती थी, उसको वहाँ से डेली जो है वो खाने के पैकेट वगैरह बना के जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते थे। और एक 70 वर्षीय महिला भी थी जो लीलावती जी। हाँ जी। लीलावती जी का किस्सा ये था कि एक इंटरव्यू किया था बरखा दत्त जी ने, और उस इंटरव्यू में मैंने देखा कि एक माँ जो है वो रो रही है कि किस तरीके से उसके बच्चों ने उसको निकाल दिया है, और वो बांद्रा के स्टेशन पे बैठी हुई है। तो वो इंटरव्यू देखने के बाद मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया। दरअसल अंदर से एक भावुक इंसान हूँ, किसी चीज़ को जल्दी सहजता से बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें, तो बहुत मैं एकदम से परेशान हो गया। मैंने कहा ऐसे भी कैसे हो सकता है कि 3 बेटे जिसके हों और उस माँ को ऐसे बैठना पड़े स्टेशन पे शर्मनाक, अनाथ की तरह। तो फिर मैंने किसी तरह से संपर्क किया और फिर उनका नंबर मिला। तो फिर मैंने प्रयास करके ये कहा कि वो दिल्ली आ जाएं। तो तब तक ये हुआ कि बताया ही यही गया कि वहाँ से वो दिल्ली के लिए चल चुकी हैं और इस ट्रेन से वो पहुँच जाएंगी। तो जब वो घर पे आई तो उसके बाद टेस्ट करने के लिए LNJP गई, वहाँ पे उनको कोरोना पॉजिटिव आया। तो जब कोरोना पॉजिटिव आया तो उसके बाद वहाँ उनका ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट चलने के बाद फिर वो, मैंने कहा भाई जैसे हमारी माता जी हैं ऐसे ये हैं, ये घर पे ही रहेंगे। तो पत्नी ने, हमने सब ने मिलकर उनको सेवा घर की। पे ही रखा। फिर बाद में जब उनके बच्चों को पता चला तो फिर उनकी बेटी आई संपर्क में, हम लोगों से मिली, और फिर लंबे समय के बाद फिर वो अपनी बेटी के पास अभी चली गई। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आम तौर पर देखने को मिलते नहीं। मुझे एक और भी स्टोरी याद हो रही है कि आप ब्लड डोनेशन में बहुत एक्टिव रहते हैं, और पार्लियामेंट पर हुए हमले के दौरान जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में कई सालों से ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। हाँ, वो जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके गया तो
13 दिसंबर को, पहली 13 दिसंबर को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पे शहीदों के फ़ोटो लगाए गए जो हमारे जवान शहीद हुए थे। और जब मैं फूल चढ़ा के उनके चित्र पर वहाँ से निकलने लगा तो मैंने देखा कि सामने एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ है और वो खाली है। उसमें कुछ जवान ही हैं जो आके ब्लड दे रहे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई यहाँ ब्लड डोनेशन हो रहा है क्या? बोले हाँ। तो चूँकि ब्लड डोनेशन तो मैं अपनी संस्था की तरफ से भी हम लोग करते रहते थे सुल्तानपुर में, और मुझे ईश्वर की कृपा से 50 बार ब्लड डोनेट करने का सौभाग्य मिला है। अच्छा, मैं इसको अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। बड़ी बात है। तो मैं वहाँ गया तो वो लोग जैसे बड़े आश्चर्य की निगाह से देख रहे थे कि कौन सा सांसद है वो आ गया जो आज के दिन ब्लड डोनेट करने के लिए। तो मैंने कहा भाई नहीं, क्यों, इन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, पार्लियामेंट बचाने के लिए अपने जान दी है, और आप अगर उनकी याद में कोई ब्लड डोनेशन कैंप आपने लगाया है तो सांसदों को भी खून क्यों नहीं देना चाहिए। तो मैंने ब्लड डोनेट आप किया। अकेले सांसद होंगे ऐसे? नहीं, एक दो और लोगों ने भी किया। तो लेकिन अब आप ये मैं तो मानता हूँ कि भाई प्रेरणा आपको अगर कहीं से मिल रही है तो उस चीज़ को अच्छे काम में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे। बहुत तो लोग मुझे लगा कि एक अच्छी शुरुआत इन लोगों ने की है। शुरुआत क्या, वो मेरे ख्याल से हर साल करते हैं। इस बार कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था 13 दिसंबर को, वरना वो लगाते हैं ब्लड डोनेशन करते हैं। मुझे एक वाकया किसी कार्यकर्ता ने कहा था, और वो ये था कि आपने लखनऊ में कुछ साल पहले, तब पार्टी भी नहीं थी, आंदोलन चल रहा था या पार्टी बनी थी, तो लखनऊ में ही आपने रक्तदान किया। आप दिल्ली आए, दिल्ली में किसी हमारे कार्यकर्ता को खून की ज़रूरत पड़ी, एक ही हफ्ते में आपने 2 बार रक्तदान किया। हाँ, वो मैंने बताया नहीं था डॉक्टर को, क्योंकि आमतौर पे आप अगर एक हफ्ते में 2 बार ब्लड डोनेशन करेंगे तो इसको डॉक्टर अलाउ नहीं करते। और वो पूछा जाता है कि आपने पिछला ब्लड डोनेशन कब किया था। तो वो थोड़ा सीरियस कंडीशन थी, तो मैंने कहा इसमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने चुपचाप बगैर बताए ब्लड डोनेट कर दिया। तो ठीक है, वो तो सब गंभीर काम होते हैं। कभी कोई लंच डिनर पे अरविंद जी या फैमिली या कभी मिलकर कहीं बाहर जाने का होता है? एक किस्सा मुझे ज़रूर याद है। जब 15 में मुख्यमंत्री बने अरविंद जी, तो उसके बाद कभी एक दिन कोई खाली समय था तो हम लोग आ गए। टेस्ट ऑफ चाइना बहुत पसंद है, रेस्टोरेंट है, हाँ, सीपी में है। सीपी में रेस्टोरेंट है। तो वहाँ थोड़ा पैसा हो जाता है अरविंद जी के जेब में, तो दिलदार हो जाते हैं, भाई आज मैं आप लोगों को नाश्ता मैं कराऊंगा। अच्छा, ठीक है भाई। तो सब ने अपना चाउमीन वाउमीन लिया, खाए हुए। तो फिर पता चला कि शायद 5,000 या 6,000 का बिल हो गया। 4-5 लोग थे हम लोग, 5-6 लोग सब लोग। अब वो उन्होंने जब अपने जेब में हाथ डाला तो 3,000 रुपये निकला। तो ये घटना मुझे आज भी याद है कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए आदमी, उसके जेब में 3,000 रुपये निकला। और फिर मुझे शायद याद है कि विभव या किसी और साथ के किसी साथी ने फिर और पैसे दिए, तो वो उसका हिसाब हम लोग कर पाए। इसमें जो मस्ती है, इसमें जो आनंद है, और इसमें जो जुनून आता है काम करने का, वो और किसी चीज़ में, वो किसी अरबपति के पास भी आप चले जाइए नहीं मिलेगा। तो ये जो है वो आपको आम आदमी पार्टी में मिल सकता है। हम लोग ये ज़रूर जाने जाते हैं कि भाई ये लोग खाली 24 घंटे राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं है। समय मिलता है तो थोड़ा गाना बजाना, थोड़ा आपस में हंसी मजाक, कभी रेस्टोरेंट में भी चले गए, तो ये होता है। तो उसमें जब आपने अभी कहा तो मुझे वो घटना याद आई। अरविंद जी की जेब में तो 3,000 रुपये निकले हैं, आपकी जेब में तो सुना है कि आप पैसे रखते ही नहीं जेब में। हमारे साथ अजीत और सर्वेश और विवेक त्यागी जी, आशुतोष, सब लोग ऐसे ये परमानेंट साथ में रहने वाले साथी हैं। तो एक बार की घटना है कि मैं, आशुतोष, अरविंद जी ने बुलाया, एक मीटिंग लक्ष्मी नगर में थी, तो वहाँ जा रहे थे। तो मुझे ज़्यादा आइडिया भी उस समय नया नया आया हुआ था।
ज़्यादा आइडिया भी नहीं था रास्तों का, तो कोई गलत रास्ता ले लिया। ट्रैफिक वाले ने रोका, गाड़ी साइड की आशुतोष ने। आशुतोष सेंगर हैं कानपुर के हमारे साथी। तो मैं गाड़ी में बैठा रहा, मैंने देखा कि, और वो एक अल्टो थी इनकी मनीष सिसोदिया जी की, काली वाली, काले रंग की, तो वो वाली उस वक्त मेरे पास थी कि कहीं भी आने जाने के लिए। तो मैंने देखा कि काफ़ी देर हो गया, ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो आशुतोष को छोड़ नहीं रहा है। फिर आशुतोष आए तो बोले कि भैया पैसे जमा करने पड़ेंगे, चालान हो गया। क्या लेफ्ट ले लिया था आपने शायद? हाँ, लेफ्ट ले लिया था। लेफ्ट एंड फ्री नहीं था वो। तो बोले पैसे देना पड़ेगा और चालान हो गया। तो मैंने अपनी जेब चेक की तो 67 रुपये थे मेरे पास, मुझे अभी भी याद है। क्योंकि ये घटना कई बार आशुतोष ने भी लोगों को बताई। तो 67 रुपये थे। मैंने कहा भाई मेरे पास तो 67 रुपये हैं। तो उसके पास भी करीब 20-25 रुपये उसके पास भी थे। तो अब ये चीज़ वो देख रहा है ट्रैफिक पुलिस वाला। और फिर मैं अचानक गाड़ी से निकला, और मैं फिर चूँकि पैसे थे नहीं, उसका भी एक फ्रस्ट्रेशन, और वो उसके पास भी पैसे नहीं थे। तो मैं आशुतोष को खूब डांटने लगा कि तुमको अकल नहीं है, तुम ऐसे रास्ते से आ गए, तुमको पता नहीं है कुछ, जब मालूम नहीं रहता तो गाड़ी चलाते क्यों हो, ऐसे ही अपना खूब ज़ोर ज़ोर से उसको बोलने लगा। तो जब उसने हम दोनों की बहस सुनी तो फिर वो खुद ही हाथ जोड़ के बोला ठीक है आप लोग चले 67 भी बचाओ और 25 भी बचाओ, आप लोग निकलो। तो वो तो ये स्ट्रेटेजी थी पैसा बचाने की या सच में? नहीं, ऐसा हुआ था क्योंकि पैसे थे ही नहीं, तो करते क्या, अगर वहाँ पे वो जीत पे ही रख जाता तो गाड़ी छोड़ के जाना पड़ता, कोई और रास्ता ही नहीं था, पैसे नहीं थे। और ऐसा एक नहीं, कई बार ऐसे जीवन में हुआ। एक बार एक पेशेंट, वो भी जैसे लावारिस पेशेंट के लिए ही हम लोग बुलाए जाते थे कि भाई जिसका कोई आगे पीछे नहीं। तो एक्सीडेंट हुआ हमारे यहाँ महट चौराहे पे, एक लड़का वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे एक साथी थे हमारे, वो वहाँ वार्ड बॉय का काम करते थे। तो वो हॉस्पिटल के स्टाफ थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या मामला, बोले ऐसे ऐसे मामला, और ये बड़ा सीरियस है, इसके घर पे अगर सूचना नहीं दी गई तो ये मर जाएगा लड़का। यंग लड़का था। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने किस तरीके से उससे पूछा, उसने अपना एड्रेस बताया। तो हम तय किए कि इसके घर पे जाके बताना है। तो सुल्तानपुर से मुझे गोंडा जाना था। हम लोग बस में बैठ गए। बस में जब बैठ गए तो पता चला कि ना उनके पास पूरे पैसे हैं, ना मेरे पास पूरे पैसे हैं। तो उन्होंने अपनी टिकट कराई फैजाबाद तक, मेरी टिकट कराई गोंडा तक। और गोंडा में पहुंचने के बाद इतना ही पैसा था कि उसके गांव में पहुंच जाए किसी तरीके से। तो और शहर से 5-6 किलोमीटर दूर उनका पंडित जी का गांव था, जिसके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने कहा यार अब क्या किया जाए। तो उसने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप जाइए और ये मेरा वाला पैसा भी आप ले लीजिए, आप गोंडा तक आपका किराया हो जाएगा, आप निकल जाइए और मैं यहाँ से वापस सुल्तानपुर जा रहा हूँ, बस अड्डे पे मैं किसी से पैसे लेके दे दूँगा। तो एक जीप वाला जो डग्गा मार वाहन जिसको कहते हैं वो लोग थे, तो मैंने उनसे कहा भाई इनको बस अड्डे पे छोड़ देना, पैसे वहीं दे देंगे। बोला नहीं अभी देना है। अब मैंने उसको फिर धीरे से कान में बताया कि भाई किराया नहीं इनके पास, लेकिन विश्वास करो ये उतर के ही बस अड्डे पे तुम्हें किसी से पैसा लेके दे देंगे, इनको लेके जाओ वापस। तो वापस चले गए। मैं पहुंचा वहाँ, तो पहुंचा तो अंत में मेरे पास सिर्फ 50 पैसे बचे। कितने समय 3-4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फिर एक ठेला दिखा, तो 50 पैसे की वो अमरूद का ठेला दिखा, तो अमरूद लिया मैंने, अमरूद खाया, भूख लग गई थी। और फिर किसी तरीके से उनके गांव पहुंचा मैं। और गांव पहुंचा और जब उनको बताया तो उनके पिताजी बहुत बेचारे रोने लगे। उन्होंने भोजन कराया, फिर हम लोग साथ में वहाँ से आए। तो उनके जो और एक भाई थे, मैंने उनको धीरे से कान में कहा कि देखिए जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो
किराया बाबूजी से कह दीजिएगा कि मुझे साथ में लेते चले, मैं वहाँ पे पहुँच के इनको किराए का। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक और घटना है जब जेब में पैसे ना होने की वजह, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन ये हुआ कि मैं उनके घर तक पहुंच के उनको सूचना दे दी कि उनका बेटा एक्सीडेंट से पीड़ित है और हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ऐसी घटनाएं जीवन में बहुत बार हुई हैं, कई बार हुई हैं। कुछ याद हैं, कुछ भूल गई, लेकिन इससे कभी न रुका न थका और न इसका कभी असर पड़ता है, क्योंकि जब आप काम की धुन में हैं और ईमानदारी से काम आपको करना है तो आपके पास फालतू के पैसे नहीं होंगे, इफरात पैसे आपके पास नहीं होंगे। आपने हलफनामे में बताया था कि आपकी कुल मिलाकर सारी सब मिलाकर सेविंग जो है, हाँ, तो उस पर बड़ा बीजेपी वाले कूदे थे उस दिन। हाँ, 6 लाख वो रुपए उनके अंदर खुशी की लहर आ गई थी कि अब इनकी सदस्यता कैंसिल करा के मानेंगे और इनकी तो सारी संपत्तियां हम निकाल के मारेंगे। और मोदी जी की इतनी मजबूत सरकार केंद्र में बैठी हुई है और हमारी एफिडेविट में जो भी मैंने संपत्ति लिखी थी या जो भी मैंने अपना 6 लाख रुपए का जो घोषणा की थी उसमें, उससे 1 रुपये भी ज़्यादा कहीं आज तक कुछ भी निकाल नहीं पाए। और मैं तो चुनौती देता हूँ इस बात की कि अगर एक भी कहीं बेईमानी, भ्रष्टाचार, कोई ज़िंदगी में गलत काम हमारा पा जाए तो जो कार्रवाई करना है करें, 4 गुना ज़्यादा कार्रवाई करें, तभी आप इनसे लड़ भी पाएंगे, वरना आप लड़ नहीं सकते। अगर आप के मन में कमजोरी होगी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप समझौते करेंगे, भ्रष्ट रास्ते अपनाएंगे, तो आप कम से कम बीजेपी से तो नहीं लड़ सकते। ये तो आपको इतना तंग करेंगे कि आपका जीना हराम हो जाएगा। सच बात है। और मुझे तो अभी आपने बताया ना कि टिकट, आपके पास टिकट के भी पूरे पैसे नहीं थे, आपके दोस्त को भी वापस आना पड़ा, तो मुझे घबराहट हो गई कि यूपी सरकार इसके ऊपर एक और मुकदमा ना ले टिकट नहीं लिया आपके रास्ते में। नहीं ये तो उन्हें जी डग्गा मार वाहन से आना पड़ा ना, उसमें तो सरकारी बस में चले होते तब भले मुकदमा लिख दो। फिलहाल है बहुत पुराना मामला, ये 20 साल पुरानी बात है ये। कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य यही है इस सीरीज़ को लाने का भी कि आप जैसे नेताओं की और पार्टी में जितने संगठन में लोग हैं, आप के संघर्ष की गाथा लोगों तक पहुंचे और कैडर को ये विश्वास हो कि हम जिस रास्ते चल रहे हैं, एक भले वो रास्ता आसान ना हो लेकिन वो रास्ता सही ज़रूर है। नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अरविंद जी ने राजनीति में वो अजूबा करके दिखाया है जो कि अविश्वसनीय है। मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता कि कुछ ऐसे लड़के इकट्ठा होके देश की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव लाएंगे। और वो अरविंद केजरीवाल जी की जिद और जुनून का नतीजा, और बेखौफ इतनी बड़ी सल्तनत, बेखौफ इतनी बड़ी सत्ता को ललकारेंगे, आंख में आंख मिला के बात करेंगे, तो ये उसी की देन है। हम सब आपसे सीख रहे हैं और उम्मीद है कि हमेशा आपके मार्गदर्शन में हम जैसे लड़के तैयार होकर देश के लिए हर वो कदम नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, मैं तो इसको प्रेज़ करता हूँ। बहुत बढ़िया। आज का समय हमारा तय समय से कुछ ज़्यादा हो गया, आप इसे आज ख़त्म करते हैं, नहीं तो आपके साथ बैठे तो कहते बहुत अंदर काफ़ी लंबी बातें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। बहुत शुक्रिया भैया। अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बहुत ही अच्छे गायक भी हैं, कम से कम जोश भर देते हैं युवाओं में, कुछ चंद लाइनें जो आपको आज मन में हो। देखिए, आंदोलन के दौरान क्रांति गीत हम लोग काफ़ी गाते रहे हैं, तो एक तो रुके ना जो झुके ना जो बहुत बार गा चुके। एक और गीत है, बड़ा अच्छा गीत है, वीरों की यह बाट भाई, कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का नहीं काम, वीरों की यह बाट भाई, कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का नहीं काम, सर पर बांध कफन जो निकले, सर पर बांध कफन जो निकले, बिन सोचे परिणाम रे, कायर का नहीं काम, वीरों की यह बाट है भाई, कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का नहीं काम, दिल का घोड़ा कस कर दौड़ा, मार चला मैदान हो, मार चला मैदान, दिल का घोड़ा कस कर दौड़ा, मार चला मैदान हो, मार चला मैदान, चलता मुसाफिर ही पाएगा,
हो चलता मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मुकाम रे, कायर का नहीं काम, वीरों की यह बाट है भाई, कायर का नहीं काम रे भैया, कायर का। तो जो रास्ता हम लोगों ने चुना है ये कायरता से नहीं जीता जा सकता है। बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू। आपने समय निकाला। आप सबका भी बहुत शुक्रिया।